Hello everyone and welcome to our very first episode of Finance Insights with Pratik. I am your host Pratik Bokade and today we have exciting and highly relevant topic to discuss how to start investing and trading, and also we are covering the topic of trading taxes in India. We are going to dive deeper to investigate about how starting your investing journey and the taxes involved, and the special focus on the recent finance minister statement on the taken partner in the trading company. Joining me today are the two respected guests. First was Vaibhav, a marketing content creator and a keen interest in finance, and second was the Amit, the founder and CEO of Countless Trader. Welcome Amit and Vaibhav. Hi Pratik. अरे वेलकम। Okay, so let's start with the basics. Amit, आप प्रिंस ट्रेडर और एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहते हो? ओके, मैं पिछले 4 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी स्टॉक मार्केट में, एंड उसी के साथ साथ फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करता हूँ, एंड क्रिप्टोज में भी ट्रेडिंग करता हूँ। देन अभी जो भी न्यू आना चाहते हैं ट्रेडिंग में, तो इट्स द बेस्ट कि आप स्विंग ट्रेडिंग में आओ, स्टॉक मार्केट में आओ, स्टॉक्स लो, ना कि आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट ही करना है तो एक छोटे छोटे स्टॉक्स लो, जो आपको पता है, जो आपको कंपनी ऑलरेडी पता है कि ये एग्जिस्ट करती है एंड उनका काम क्या है। अगर आपको कंपनी का काम समझ में आता है तब उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। आप किसी स्टॉक पे इन्वेस्ट नहीं करो, आप एक कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि उनका काम होता है कि एक चेंज लाना। अब वो चेंज कहीं भी हो सकता है, मार्केट में हो सकता है या किसी भी सेक्टर्स में हो सकता है, एबी सेक्टर्स हो गया, मेटल सेक्टर्स हो गया, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये कंपनी यहाँ पे एक चेंज, यहाँ पे एक मेजर चेंज ला सकती है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक मार्केट इट इज़ नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ही सबसे ज़्यादा वर्क होता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न भी वहीं पे मिलते हैं। एक ऐसा रिटर्न मिलता है जहाँ पे आप रिस्क फ्री रह सकते हो। एंड अब अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो, आपकी एज अगर 18 से 25 साल है, 30 साल है, अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में भी, तो इन्वेस्ट करने से पहले सीखो कि ट्रेडिंग होती क्या है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आप इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, ना इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंस हो जाओ, ना ही यूट्यूब पे इन्फ्लुएंस हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं मार्केट में। फेक पीएनएस दिखाते हैं, पीएनएस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस जो शो होता है, वो कई सारे फेक ऐप्स आते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, तो वहाँ से इन्फ्लुएंस मत हो। सभी ट्रेडर्स जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर ट्रेडर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे, वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ 10 रुपये का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो चले जाता है, 100 रुपये चले जाता है, 200 रुपये चले जाता है, ये समटाइम्स वो 1000 रुपीज़ भी टच करता है। मीन्स आपका 100x होता है, 1000x होता है, वो कितना भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, इसलिए आप ट्राई करो कि मैं स्विंग ट्रेडिंग करूँ। स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग होता है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेड कीजिए, ट्रेड इन द सेंस कि आप वीकली ट्रेड कीजिए, 1 महीना, 1 वीक होल्ड कीजिए, 2 वीक होल्ड कीजिए, 1 मंथ तक होल्ड कीजिए। हाँ, ये स्लो प्रोसेस ज़रूर है कि यहाँ पे आपको लगेगा मैं बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि अभी सभी को एक ही चीज़ है कि मुझे रातों रात अमीर होना है। ऐसा नहीं होता है, ये स्टॉक मार्केट है, जहाँ पे रातों रात अमीर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। बड़े से बड़े ट्रेडर राकेश झुनझुनवाला, हर्षद मेहता, ये एक दिन में अमीर नहीं बने, ये कम से कम इन्होंने साल भर तक होल्ड किए। अभी भी राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक्स अभी तक होल्ड है, ठीक है। अभी वो नहीं है, बट अभी भी उनके स्टॉक्स होल्डिंग्स पे, क्योंकि एक कंपाउंडिंग होती है जहाँ पे हम टाइम टू टाइम वापस स्टॉक्स में से पैसे निकालते हैं, अगेन वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एट वंडर ऑफ, जिसे कहते हैं आठवां वंडर, उसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं हमारे फाइनेंस की लैंग्वेज में। अगर मुझे इन्वेस्टिंग करना है तो मेरे को स्टार्टिंग बजट मेरा क्या होना चाहिए और मैं कितने से स्टार्ट करूँ? देखो, आपका स्टार्टिंग बजट इन्वेस्टमेंट के लिए ना कितना भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम आप 500 से भी कर सकते हो, 200 से भी कर सकते हो, एंड 5000, 3000, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, बट उससे ना आप अपने एक्सपेक्टेशन कम रखिए, क्योंकि आप अभी लर्निंग स्टेज में हैं और आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट ऐसी चीज़ें कीजिए कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में हो तो अपने सिर्फ सैलरी का 2%, 5% उसका निकालिए, हर महीने इन्वेस्ट कीजिए। मैं ये रिकमेंड करता हूँ। अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो आप ट्रेडिंग में आके भी 200 से 5000 तक ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। यानी कि आपके यहाँ पे जीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की बात हुई है, बट ये इन्वेस्टिंग करना तो मेरे को रिस्क भी चाहिए, तो ऐसा कौन सी जगह मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए जो मुझे अच्छा रिटर्न दे दे बिना रिस्क के? ओके, तो विदाउट रिस्क तो स्टॉक मार्केट में कोई काम होता नहीं है बेसिकली। बट अगर आप चाहते हो कि मैं एक रिस्क फ्री जगह पे इन्वेस्ट करूँ, तो आप ज़रूर गवर्नमेंट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, एंड आपको वहाँ पे एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। मीन्स एफडी हम अज्यूम करते हैं कि 4% रिटर्न देते हैं, तो उससे ज़्यादा वहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। 6 to 7% इज मैक्स होता है, बट मिल जाता है वहाँ पे कंफर्म होता है, तो वहाँ पे मिल ही जाएगा। अमित, जैसे कि मैंने बहुत सारे इंस्टा रील्स या फिर बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि लोग बोलते हैं जस्ट यू हैव टू डू टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, और आप बस इसे 1 महीना कर लीजिए, उसके बाद आप है ना इजी रिटर्न्स लेना चालू कर देंगे स्टॉक मार्केट से, बहुत इजीली ट्रेड्स करना चालू कर देंगे। तो इतना इजी है, मतलब वो रिपीटेटिवली अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, जस्ट कुछ मिनटों का ट्रेड करके मतलब हाई रिटर्न्स लेना। इज इट पॉसिबल? ओके, तो यहाँ पे इसके 2 आंसर हो सकते हैं। ये एक पॉसिबल चीज़ भी है अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर्स में कर रहे हो, क्योंकि वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स 10 रुपीज़ से 100 रुपीज़ तक हो सकते हैं विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स।
बट ये भी फैक्ट है कि आप इसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल, 2 साल तक भी नहीं कर सकते हो। आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखने में ही कई साल लग जाएँगे एंड फंडामेंटल एनालिसिस इतना ज़्यादा बड़ा चीज़ होती है ना, क्योंकि आपको पूरी एक बैलेंस शीट देखनी है, आपको कंपनी के अर्निंग्स देखनी है, आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर कितना ग्रोथ हो रहा है वो देखना है, क्वार्टरली देखना है, ईयरली देखना है, देन दो आपको सेल्स कितनी हो रही है कंपनीज़ की वो भी देखनी पड़ती है एंड सबसे मेन बात, कंपनीज़ क्या डिसीजन लेने वाली है, कंपनीज़ के जो प्रमोटर्स है, कंपनीज़ के जो डायरेक्टर्स है वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये सब सिर्फ 2 या 3 महीने में नहीं किया जा सकता। जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, विजय केडिया हो गए, ये सब जन 1 या 2 दिन में ट्रेड नहीं लेते हैं। ये पढ़ते हैं, ये महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ते हैं, किस तरीके से कंपनी ग्रोथ हो रही है, किस तरीके से कंपनी के आने वाले फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, गवर्नमेंट्स क्या इन सेक्टर्स पर या कोई भी कंपनी हो सकती है जो कि मोटर्स कंपनी है, जो कि कार्स बनाती है, व्हीकल्स बनाती है, तो इन सेक्टर्स के ऊपर कोई डिसीजन आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल्स में ही ये सारी चीज़ें आती है, न्यूज़ भी सारे फंडामेंटल्स में ही आती है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद ही एक ट्रेड लिया जाता है एंड स्लोली ही इनकम बढ़ती है। बस ट्रेडिंग में आप ये बोलोगे कि झट से जो ग्रोथ हो जाती है वो सिर्फ एक ऑप्शन एंड फ्यूचर्स में ही हो सकती है, बाकी और कोई भी नहीं है। आपको एक इंट्राडे अगर आप ट्रेड लेते हो एक नॉर्मल स्टॉक में, तो वहाँ पे आपको एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% का ही मैक्स मूव मिलता है, तो वहाँ पे झट से बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। ओके, तो जैसे हमने अभी पहले बात किया कि बेस्ट एंड रिस्क फ्री ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में स्विंग, ठीक है। या स्टॉक मार्केट में सबसे रिस्क फ्री स्विंग है, तो उसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम कैपिटल है वो कितना मैटर करता है? बेसिकली ओके, मेरा एक क्वेश्चन है कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो हम टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, कई सारे चार्ट्स होते हैं, उसे फाइंड आउट करना पड़ता है मार्केट में, किसी भी कंपनी में वो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ती है, किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं, किस तरीके से पैटर्न्स बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें टेक्निकल में आती है। देन फंडामेंटल में आते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि इसमें हमें देखना पड़ता है कि क्वार्टरली सेल्स बढ़ रही है क्या, ईयरली सेल्स बढ़ रही है क्या, ईयरली अर्निंग पर शेयर्स बढ़ रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ देखनी पड़ती है। कई इसमें और एक चीज़ मेजरली इफेक्ट करती है, अगर कोई भी डायरेक्टर चेंज होता है या कई प्रमोटर्स चेंज होते हैं, या जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, एफआई का मीन्स होता है, एफआई जो होती है जो फॉरेन इंस्टीट्यूट होती है जो कि यहाँ पे पैसे लगाती है अपने इंडिया में इंडियन कंपनीज को, वो आ रहे हैं क्या, उनके स्टेक्स और बढ़ रहे हैं क्या, मीन्स वो अपने पैसे और लगा रहे हैं क्या। देन स्विंग ट्रेडिंग का मीनिंग सिंपल है कि आप उसे 2 से 3, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 से 2 दिन भी आप होल्ड करते हो जब तक आपका टारगेट नहीं मिल जाता है, तो वो स्विंग ट्रेडिंग होती है। अगर आप उसे 6 महीने से ज़्यादा करते हो तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप हो जाता है, तो इसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। उसी के कारण सवैबा ने क्वेश्चन किया था कि आप स्विंग ट्रेडिंग में कितने पैसे लगा सकते हो। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग एक बेसिकली मैंने अभी कहा कि अगर कोई 100 रुपीज़ का स्टॉक होगा तो वो मैक्स टू मैक्स ना 2 से ढाई या 3 रुपए ही बढ़ेगा, क्योंकि 2 से 3% का ही रिटर्न आता है एक दिन में बस। अगर आप उसे होल्ड करते हो तो आप उसको एक कंपाउंड कर लो, 1, 1, 2, फिर से 2, 3, जैसे बढ़ते-बढ़ते वो मैक्स 10% जाता है एंड फिर थोड़ा 15% जाता है, फिर से डाउन आता है, वो अपने प्राइस फिर से वापस आता है, टच करता है, देन वहाँ पे और इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे स्लोली करके आपको एक ऐसा समझ के एक फ्लोर पे थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते हुए चलना पड़ता है। तो इसके लिए आपका एक मिनिमम अमाउंट जो है वो 10,000 रुपीज़ पकड़ के चलिए, क्योंकि आप उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा करोगे स्टार्टिंग में, आपकी गलतियाँ होगी, क्योंकि वहाँ पे लॉस भी होगा तो भी आपको 2 या 3% का ही होगा आपके कैपिटल के हिसाब से। आप उसमें रिस्क कितना लेते हो वो भी मैटर करता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसमें सिर्फ 10 मिनिमम 10,000 कैपिटल लेके तो भी चलिए, क्योंकि आप उसमें एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हो, आप 2 से 3 स्टॉक में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करने वाले हो। जैसे हमें सपोज मेरा एक सिचुएशन है, मतलब मैंने अगर डाला हूँ एक साइड में किसी कंपनी में, मैंने अपने 10,000 शेयर्स होल्ड करके रखा हूँ, ओके। और एक साइड में मैं साइमल्टेनियसली स्विंग में ट्रेड कर रहा हूँ। तो होल्डिंग कैसा है, मेरे को बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा रिटर्न्स के लिए, या फिर मेरे को शेयर प्राइस के लिए अगर एक सर्टेन अमाउंट मैंने डिसाइड कर रखी हो, 100 है, 100 का मेरे को 200 तक के, मतलब 150 है या 200 तक के जाना है, तो वहां तक के मेरे को साल भी लग सकते हैं, या फिर वो शेयर का प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। स्विंग में कैसा है, स्विंग में जैसे आपने बताया कि स्विंग में कुछ दिन का होल्डिंग पीरियड है, कैपिटल अगर अच्छा खासा रहे तो उसमें से रिटर्न जो मेरे को उतना लॉन्ग टाइम पीरियड में मिलना है वो उसमें यहाँ पे ज्यादा आ सकता है। हाँ। तो क्या लगता है आपको, कौन सी सिचुएशन बेटर रहेगी? इसमें सिचुएशन ना एक ट्रेडर के एक्सपीरियंस पे मैटर करती है। ओके, अगर एक ट्रेडर का एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा, जैसे मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है, स्विंग ट्रेडिंग में भी एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, तो वहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी ज़्यादा रखता हूँ, देन मैं उसमें मल्टीपल टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। ये चीज़ है ना, आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, देन उसमें मुझे लगा, मैंने सारे टेक्निकल कर लिए, मैंने सारे फंडामेंटल्स कर लिए, देन मैंने वहाँ पे कई ज़्यादा स्टॉक्स उठा लिए उसी के, मीन्स उसी स्टॉक्स कई ज़्यादा शेयर्स उठा लिए। देन मुझे इतना कंफर्मेशन रहता है कि यहाँ पे अगर मेरा जो स्टॉक है वो 110 जाता है, मीन्स 110 रुपये जाता है, तो मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स उठा के रखे हैं। बट उसी तरीके से हमें पता रहता है कि कब निकलना है, कब रुकना है, क्योंकि साइमल्टेनियसली जो कंपनीज की रिपोर्ट है वो भी चेंजेस होते रहते हैं, उसमें आते रहते हैं। उसी के बिहाफ हमें उसमें इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है, तभी जाके आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड होते होते ही बढ़ती है।
मुझे इन्वेस्टिंग करना है, ठीक है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा जिसमें मैं अपना पैसा डाल सकता हूँ? अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जीरोधा हो सकता है। एंड अगर आप अच्छे खासा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कई मल्टीपल इसमें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गए एंड स्टॉक बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए और स्टॉक्स में भी हो गए, तो आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब एक ही जगह पे आ जाता है और वहाँ पे आपको अपना जो PNL है वो इजीली शो हो जाता है सभी चीज़ों का, जैसे जीरोधा में नहीं हो पाता है। जीरोधा में आपको 2 ऐप परचेस करने पड़ते हैं, आई मीन डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए, एक हो सकता है आपके ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके, तो ग्रो और जीरोधा जो है उसमें मुझे अगर अच्छा डीप में इंसाइट चाहिए मुझे कंपनीज के बारे में, तो कौन बेटर दे सकता है, ग्रो दे सकते हैं या जीरोधा? ओके, प्रोवाइड तो दोनों करते हैं, बट आपको अच्छे खासे इंसाइट्स होना तो आप ग्रो यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छे खासे इंसाइट्स मिल जाते हैं, चार्ट्स के साथ रिप्रेजेंट किए हुए इंसाइट्स मिल जाते हैं। चीज बता, हम्म। जीरोधा के 2 प्लेटफॉर्म्स है, एक जीरोधा कॉइन है और एक जीरोधा काइट है। हाँ तो राइट। जीरोधा काइट बेसिकली बस मेन पर्पस उसका ट्रेडिंग के लिए। हाँ। तो ट्रेडिंग के सारे इंसाइट्स प्रोवाइड करता होगा ना फिर उसमें, नहीं। कोर इंसाइट्स सारे, मतलब चार्ट्स वगैरह सारी चीजें। जैसे ग्रो में सब कुछ खिचड़ी है, मिक्स मैच है। ग्रो में सब खिचड़ी है वो तो है। इंटरफेरेंस अगर देखे तो जीरोधा का थोड़ा फार बेटर है, क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। राइट। तो जिसको जहां जाना है उसको उस चीज का मतलब इजीली समझ में आ जाता है। ग्रो में खिचड़ी ज्यादा है, यहाँ पे तुम्हें जाना है ट्रेड करना है तो वो अलग उसमें ही है, और म्यूचुअल फंड भी है उसमें है। तो उसमें क्या क्लियरली डिफाइन होता है कि मेरे को कहाँ जाना है, क्या करना है। बेसिकली ग्रो में Platform सेक्शन वाइज होता है। डिवाइडेड है। तो ये फर्स्ट पार्ट स्टॉक्स के लिए रहता है, सेकंड सेक्शन जो है वो म्यूचुअल फंड से रहता सपोज एक ट्रेडर है, उसको म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है, उसको बस ट्रेडिंग करना है, तो वो प्रीफर तो जीरोधा करेगा ना फिर। राइट, इसलिए मेरे को इन्वेस्टमेंट पूछा ना कि मैं इन्वेस्टमेंट सिर्फ कहाँ पे कर सकता हूँ, तो अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो इनका- नॉमिनल, अगर डीप लर्निंग या फिर हाँ। डीप ट्रेडिंग वगैरह करनी है जो तो फिर एग्जीक्यूशन बोल होता सकते है, अब एक ट्रेडर को ना हाँ। कई अब जैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं एक दिन में कम से कम 30 से 40 पोजीशन भी बना लेता हूँ, तो मैं ग्रो यूज़ नहीं करूंगा, मैं करूंगा जीरोधा यूज़ करूंगा, तो जीरोधा, वहाँ पे क्योंकि एग्जीक्यूशन ज़्यादा जल्दी होता है। और ग्रो के कुछ डिसएडवांटेजेस है ना, कि वो मनी जब है ना कुछ क्रूशियल सिचुएशंस आती है, जैसे इवेंट्स आ जाते हैं, तो वो है ना अपने होल्डिंग्स जो सेल आउट करने नहीं देता इजीली। यस राइट, अभी रिसेंटली ना ऐसे एक चीज़ हुई थी कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे थे। ये हुआ था लगभग जिस टाइम इलेक्शन था, बट ना ट्रेडर्स के ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे थे, तो उस कारण क्या हुआ था, कई सारे ट्रेडर्स ने लॉस किया। बट उसकी कंप्लेंट होने के बाद भी ग्रो इसे टेक्निकल ग्लिच के नाम पे ही चला रहा है अभी तक, उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन तो नहीं लिया गया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जीरोधा एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ वो 2 प्लेटफॉर्म तो देता ही है अलग अलग। राइट। और एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिससे है ना एक इन्वेस्टर या फिर एक ट्रेडर इजीली आइडेंटिफाई कर पाए और उसे कोई प्रॉब्लम सिचुएशन फेस ना करना पड़े। यस, एज अ ट्रेडर हम यही चाहते हैं कि हमें जो भी हम सोच रहे हैं वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाए मार्केट में। अगर मैं सोच रहा हूँ मुझे जैसे किसी ऑप्शन को प्रीमियम को 50 रुपये ही खरीदना है, अगर मैं उसमें लिमिट ऑर्डर लगाऊँ या ना लिमिट ऑर्डर लगा के मार्केट ऑर्डर लगाऊँ, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर में फ़र्क क्या होता है बता देता हूँ। लिमिट ऑर्डर का मीन्स मैं एक प्राइस डाल रहा हूँ कि उसी पॉइंट पे अगर जब वो आएगा प्राइस तभी वो बाय होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं मार्केट ऑर्डर पे उसे बाय कर रहा हूँ, जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है मीन्स 55 चल रहा है, उसी के ऊपर बाय कर रहा हूँ, तो मार्केट में जब लिक्विडिटी होगी कि कोई और जो 55 पे वो सेल कर रहा होगा तभी 55 पे मिलेगा, वरना वो 58 पे सेल कर रहा होगा, तो मुझे मेरा ऑर्डर 58 पे अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस कारण ना हम जीरोधा यूज़ करते हैं, जीरोधा पे लिमिट ऑर्डर अच्छे से लगते हैं। ओके। एज अ ट्रेडर मेरे लिए जीरोधा बेस्ट ऐप है, क्योंकि वहाँ पे मुझे ट्रेडिंग के लिए सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सभी कुछ वहाँ पे प्रोवाइड होता है। एंड वो 2 चीज़ें अलग होती है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के लिए अलग ऐप है, कॉइन नाम से, एंड यहाँ पे जीरोधा का काइट है जहाँ पे मैं ट्रेड करता हूँ। बट एज अ मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता हूँ एंड मुझे कई स्टॉक्स में भी सिर्फ इन्वेस्ट करके ही रखना है, तो ग्रो एक बेस्ट ऐप है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। जो अगर मैं 100 रुपये डाला है तो कितना यानी पैसा वो शेयर्स पे लगता है, और कितना शेयर ग्रो किया उसके बाद जो 100 रुपये डाला तो मेरा कम से कम 150 बना, 150 में से मेरा कितना पैसा मेरे को मिलता है, टैक्सेशन जो काम करता है डालने के हाँ। बाद और निकालने के बाद? इसका मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि पहले तो इंट्राडे होता है, ओके। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो, शेयर्स ले रहे हो 100 रुपीज़ के, तो वहाँ पे टैक्सेशन थोड़े अलग हो जाते हैं। अगर आप एफ.एन.ओ में कर रहे हो तो वहाँ पे टैक्सेशन थोड़े अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों को बताता हूँ, अगर मैं स्क्रीन कास्ट कर लूँ, ओके। ठीक है। अब ये डेरिवेटिव्स होता है कि अभी एक किसी शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़, ओके, एंड मैं उसे ये मैंने बाय किया 100 रुपीज़ पे, इसकी क्वांटिटी हम 50 रखते हैं, हमने 50 क्वांटिटी उसकी खरीदी, ओके। अगर तुमको समझना है तो मैं एक ही क्वांटिटी रखता हूँ, यानी तुम इजी तरीके से समझ जाओगे। ओके। एंड हमने उसे सेल किया 150 पे। तो अभी देख लो यहाँ पे तुम्हें कितने का प्रॉफिट होता है, कितने आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं, वो मैं चीज़ें यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले से प्रॉफिट हो रहा है 50 रुपये का, हमने 100 में खरीदा, 150 में उसे बेचा, ठीक है। देन हमें उसे चार्जेस कितने पे करने पड़ रहे हैं, ओके। टोटल हमें चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं 47 रुपीज़, तो हमें सिर्फ चार्जेस ही पे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो ग्रो का चार्ज है, जो ग्रो लेता है, एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, आप जितने भी ट्रेड लोगे तो उसका एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, वो होती है 40 रुपये। देन यहाँ पे जो बाकी के रिमेनिंग चार्ज है, जैसे यहाँ पे हो गया एक्सचेंज चार्ज, आपको पड़ता है 0.30 रुपीज़, एंड यहाँ पे आपको GST पड़ता है 7.22 रुपीज़, ठीक है।
तो आपका 50 रुपए पे प्रॉफिट होता है, सिर्फ 2 रुपए प्रॉफिट होता है। ये मैंने सिर्फ एक इसके साथ बताया। देन ये मैंने आपको एफएनओ का बताया, क्योंकि एफएनओ पे ही सबसे ज्यादा चार्जेस पड़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने इंट्राडे पे क्लिक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे पूरे 49 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ग्रो में आप अगर इंट्राडे करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज पे करना पड़ता है, इसलिए ग्रो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं। एंड ये इंट्राडे अगर आप डिलीवरी के लिए यूज करोगे तो आप यहाँ पे आपको उसमें भी सिमिलरी टाइप ही आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा चार्जेस आपको एफएनओ के लिए ही लगेंगे। तो एफएनओ बहुत कॉस्टली पड़ती है, जैसे ट्रेडिंग हम जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं कम इस पे, तो उससे ज्यादा ये लगने वाला है, क्योंकि उसका ना रिटर्न बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा जो लोग है ना एफएनओज में आना चाहते हैं, बट उसी के साथ साथ उसमें रिस्क भी ज्यादा है, उसमें जीरो होने के चांसेस ऑलमोस्ट 90% हो जाते हैं। ओके, यानी जो बिगिनर है उसके लिए कोई चांसेस नहीं है। उसके लिए चांसेस नहीं है, बिकॉज ऑफ एफएनओ में आपको कई सारी चीजें सीखनी पड़ती है। आपको उसमें ऑप्शन चार्ट सीखना पड़ता है। एक ऑप्शन चार्ट जो होता है ना, वो कई सारी चीज़ों को कंबाइन करके बनाया गया चार्ट होता है। वहाँ पे टाइम के साथ आपके जो प्रीमियम्स होते हैं, जैसे ऑप्शन में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वीकली एक्सपायर होता है, जो कि मंथली एक्सपायर होता है, तो उसी के साथ साथ जो उसकी एक साइकिल होती है पूरी की पूरी, वो जीरो होनी चाहिए। मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे उसकी जीरो होनी चाहिए। वो सेल आउट सेल बाय करके वो सारे जीरो होते रहते हैं। तो आप उसको उसका मीनिंग एक ही होता है कि डे बाय डे आपका लॉस बढ़ते जाएगा अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। वो सारी चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। ओके, बेसिकली मेरा और एक कंफ्यूजन है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? तो ट्रेडिंग आप बेसिकली एक सिंपल रीजन बता दो तो ट्रेडिंग आप करते हो कि शॉर्ट टाइम में गेन के लिए, ठीक है। अब उसमें कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए आप उसमें ट्रेडिंग करते हो। और जो इन्वेस्टमेंट है वो आप एक लॉन्ग टाइम तक मीन्स वेल्थ बनाने के लिए आप वो चीज़ें करते हो, उससे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, सपोज मेरा एक सिचुएशन है, जैसे एक बंदा है तो कमाता है 50,000 या फिर 20,000 पकड़ लेते हैं, सबसे मिनिमल अमाउंट आज की डेट में। हाँ, ठीक है, उस हिसाब से अगर वो उसका खर्चा वर्चा 15-15 हजार पूरा है तो 5,000 में से वो थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग करता है, मतलब 3,000 पकड़ लेते हैं। ओके। तो अगर उसके पास कुछ कैपिटल पड़ा हो जैसे 20-25 हजार वगैरह या फिर 50,000 1 लाख वगैरह, तो फिर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्रेडिंग कर सकता है। हाँ, अगर आपका एक मिनिमम सैलरी है आपके पास और आप चाहते हो कि आप ट्रेडिंग करो एक गेन लाने के लिए, एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए, हाँ, तो उसका इन्वेस्टमेंट तो ठीक है। हाँ। इन्वेस्टमेंट एक चीज है, एक पार्ट है जो अपना वेल्थ बढ़ाता है आगे जाके। राइट। बट फिर भी अगर कुछ अपने एक्स्ट्रा खर्चे हैं या फिर कुछ ड्रीम्स है या फिर कुछ लेना है, परचेज करना है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, आजकल लोगों को सबको होता है, कुछ ना कुछ चीजें होती है, एक्स्ट्रा एक इनकम या कुछ जनरेट हो जाए तो सब चाहते हैं। तो ऐसे ही अगर सपोज किसी के पास कुछ कैपिटल है 50,000 या 1 लाख तक का, तो उससे वो मतलब एक सेफ साइडर एक ट्रेडिंग वगैरह में जाके कुछ जनरेट कर सकता है उससे। हाँ, कर सकता है। अगर आप उसी के साथ वही देखो ना कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर इसलिए जोर देता हूँ कि ना, क्योंकि मैंने उसमें से एक अच्छा खासा विदाउट रिस्क तो नहीं कर सकते, बट एक मिनिमम रिस्क से प्रॉफिट अच्छा खासा कमाई। ये एक मेरा एक्सपीरियंस है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में ना अच्छे खासे इनकम जनरेट कर पाते हो। आपको क्या चाहिए? महीने के एंड में एक अच्छा खासा रिटर्न ही तो चाहिए ना, तो आप उसमें से भी निकाल सकते हो। ना कि आप इंट्राडे में जाओ कि मैं आज सुबह 9 बजे उठूंगा और 3 बजे अपना स्टॉक सेल कर दूंगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक रिस्की है और एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो आप एक बोल सकते हो कि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बस कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए, एक मिनिमम रिटर्न के साथ। मिनिमम एज पॉसिबल एक अच्छा बेटर रिटर्न के लिए बोल सकता हूँ। देखो, एक एफडी से अच्छा रिटर्न यानी कि अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। तो जो चीज़ एफडी देती है ना, मैं एक आपको बताता हूँ कि 1% ऑफ द ट्रेडर जो भी कमाते हैं वो बीट करते हैं एक म्यूचुअल फंड, हेज फंड कंपनीज को। उनका जो होता है बीट करने का 20% से ज़्यादा नहीं होता है। अगर जो भी ट्रेडर होगा जो 20% से ज़्यादा रिटर्न कमा पा रहा है मार्केट में, तो वो 1% ट्रेडिंग में आता है। तो 20% ज़्यादा नहीं लगते बट आपका कैपिटल बड़ा होगा तो आपको 20% बहुत बड़े लगेंगे। सपोज अगर देखा जाए अगर 1 लाख रुपए हैं तो भाई जाहिर सी बात है 20% यानी 20,000 एक बड़ी अमाउंट होती है। महीने में किसी को उतना भी मिल जाए तो बाकी खर्चे या बाकी जितने भी ड्रीम्स है वो अपने निपटा सकते हैं। मिनिमलिस्टिक जो बोलते हैं अपन, एक रिटर्न जो मिनिमम रिटर्न एक मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट प्रोवाइड करता है वो कितना होता है? स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी इंडेक्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको ना 12 to 50% का रिटर्न मिल जाता है, ठीक है। मिल जाता है ये एक 12 अच्छा to खासा। 15%। हाँ, अगर आप इंडेक्स में भी डालते हो, ओके। देखो, इंडिया ग्रो करेगा तो अपने आप को इंडेक्स ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हो कि अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती और आप चाहते हो कि मैं कहीं पे तो भी इन्वेस्ट करके रख दूँ यार, तो मैं आपको एक बताता हूँ कि आप निफ्टी 50 जो इंडेक्स होता है जहाँ पे इंडिया के 50 ऐसे स्टॉक्स है जो कि बहुत अच्छे स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पे लिस्ट होते हैं, आप उसी में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो और जैसे कि इंडिया ग्रो करेगा वैसे वैसे आपका रिटर्न बढ़ते जाएगा। ओके, टॉप 50 कंपनीज। कंपनी तो हमने अभी एक इंटरव्यू देखे थे निर्मला सीतारमण का, और फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने अभी जो रिसेंट इंटरव्यू में हुआ था कि ट्रेडर जो था, उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि मैं यानी कि इतना अपना रिस्क लगा रहा हूँ, सारी चीजें मैं रिस्क बेयरिंग कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट जो मेरी स्लीपिंग पार्टनर है जो कि मेरे से टैक्स ले रही है,
ना कि वो रिस्क भी ना बेयर करके वो सिर्फ मेरा प्रॉफिट ही लेके जा रही है। तो ऐसा Okay. क्यों है, ऐसा क्यों उसने बोला ट्रेडर ने? तो देखो, अगर तुमने सुना होगा कि दो तरीके के ना ब्रोकर्स होते हैं, ये मैं पहले बताता हूँ ना। मैं बायर सेलर्स की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा आंसर बड़ा हो सकता है, बट मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों ऐसा हुआ था और क्यों जो 30% टैक्स जो आया है हाँ, वो सारी चीज में कवर कर लेता हूँ मैं, ठीक है। बेसिकली वो किसके ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि इधर स्टॉक्स भी है, इंट्राडे भी है, बहुत सारी चीजें हैं, बट वो Okay. टैक्सेशन का, वो कौन से टैक्सेशन के बारे में बात की है, मुझे वो जानना है। हाँ, तो उसमें होता क्या है ना, दो तरीके के ब्रोकर्स होते हैं। एक जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमसे कमाते हैं, मीन्स रिटेल ट्रेडर से कमाते हैं, कि हम जो ब्रोकरेज फीस भरते हैं 20 रुपए 40 रुपए जो भी भरते हैं वो उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर जो कि हमसे 1 रुपया भी नहीं लेता। आप कितने भी शेयर लो, क्वांटिटी बल्क में शेयर लो, आपको उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, वो जीरो होता है। तो आप बोलोगे कि वो ब्रोकर्स कहाँ से कमाते हैं? वो ब्रोकर्स कमाते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है। तो वो होता क्या है, अगर आप एक डिस्काउंट ब्रोकर हो तो आपको एनएससी को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ला के देने, बट करोड़ में हो सकते हैं। क्योंकि हम वहाँ पे क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पे हम ब्रोकरेज नहीं लगता। तो वो लोग कमाते हैं उनसे, एनएससी से, मीन्स गवर्नमेंट से वो लोग कमाते हैं, ठीक है। तो उनका जो वो क्यों बोला वो मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। वो उनसे कमाते हैं ना कि हमसे कमाते हैं। जैसे जीरोधा हो गया, वो कमाते किससे? वो हमसे कमाते हैं। भलाई वो उन्हें करोड़ ऑफ ये दे रहे, रिटेल ट्रेडर्स दे रहे, बट उतना उनको स्प्लिट नहीं मिलता है। एक नॉर्मल स्प्लिट जो होता है ना वो 30-70 होता है, मीन्स 30% जो डिस्काउंट ब्रोकर है उनको मिलता है। जो टैक्स में जो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, उसका 30% ब्रोकर को दिया जाता है, 70% कुछ गवर्नमेंट रख लेती है, जो भी कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं। बट वो आप करोड़ में गिनोगे तो वो बहुत बड़े चार्जेस होते हैं, बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो वैसा हो जाता है। देन मैं आपको एक नॉर्मल एक टैक्सेशन बता देता हूँ किस तरीके से अभी फिलहाल के लिए जो टैक्स लग रहे हैं, जो बात की गई है वो बता देता हूँ। जो स्लैब्स लग रहे हैं तो वहाँ पे बताया गया है कि 5% से लेकर 10% तक आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आप 3 लाख से 6 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 5% टैक्स देना है गवर्नमेंट को। देन 6 लाख टू 9 लाख कमाते हो तो आपको 10% चार्जेस देना पड़ेगा, 10% टैक्स देना पड़ेगा। 10 टू 12 के लिए 15% है, 12 से 15 के लिए 20% है, एंड 15 लाख के ऊपर जो भी कमा रहा है उसे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारा टैक्स जाएगा गवर्नमेंट के पास। देन मैंने अभी जो आपके साथ बात की कि जीरो ब्रोकरेज वालों को उसका 30% मिलेगा, तो ये बात हुई है एनएससी ने कि वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। मीन्स उन्हें वो उनकी जो इनकम है वो पूरी की पूरी बंद करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज उनसे कही, फाइनेंस मतलब जो मिनिस्टर। डिस्काउंट, हाँ, मतलब जो डिस्काउंट ब्रोकर्स थे हाँ, राइट। उनकी जो इनकम है अभी नील हो जाएगी, जो नया अभी टैक्सेशन पॉलिसी और आएगा उससे। ये सेम चीज ना यूएस में और अदर कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुकी है। वहां पे उनको ना सिर्फ 3 रुपए या 4 रुपए मिलते हैं, मीन्स आप एक ट्रेड लेते हो तो, बट ऐसा नहीं है। तो जो क्यों ऐसा हुआ वो मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले 2018 में जो ऑप्शन ट्रेडिंग में टर्नओवर था, कितने लोग आते थे, वो होता था कि बहुत कम लोग आते थे। वहां पे तब था कि 17 लाख का वॉल्यूम था उस टाइम पे, 17 लाख का वॉल्यूम, ओके, वो करोड़ था। तो वैसे वॉल्यूम जो होते 17 लाख वो बहुत कम था, बट अभी वो 12 से 13 लाख करोड़ तक भी चला गया है। तो इतने लोग एंटर कर रहे हैं मार्केट में, इतना लोग पैसा डाल रहे हैं और गवा रहे हैं, ये गवाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो 30% लाया गया। क्योंकि ये जो टर्नओवर जो साल का हो रहा है पूरा का पूरा वो कम करना है। क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना वो वेल्स हमसे पैसे कमा रहे हैं, ना कि रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। पिछले साल ही वेल्स का जो उन्होंने कमाई थी कि कितनी हो सकती है, अज्यूम कर सकते हो, 5,000 करोड़ कमाए थे उन्होंने सिर्फ टैक्स से, 5,000 करोड़ सिर्फ टैक्स लेके। ऐसे ही वो जमा हो। और ये जो डाटा है ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि ये जो टैक्सेशन है तो उसके जो वजह से, तो मैं पूरा तो बोल नहीं सकता उसको कि इसके वजह से हो रहा है, बट जो इन्वेस्टर्स है वो बाहर की कंट्रीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं अदर देन इंडिया। फर्स्ट मैं क्लियर कर देता हूँ, जो ये सारे टैक्स की बातें हुई गई है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर हुई है। क्योंकि यहाँ पे एनएससी का और मींस फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना है कि ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसे किसी अलग पर्पस के लिए लाया गया था। अगर आप चीजें होल्ड करते हो तो उसमें जो आपका आपने एक स्टॉक लिया, एचडीएफसी का स्टॉक लिया, अगर आप उसमें सेलिंग के पोजीशन में हो या बाइंग के पोजीशन में हो तो उसी को हेज करने के लिए ऑप्शंस बनाए गए थे। बट उसका यूज अभी उस तरीके से नहीं किया जाता है, स्पेकुलेटर की तरह किया जाता है। स्पेकुलेटर नहीं होता, यहाँ से लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, अभी हेज करने के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये से एक बिजनेस की तरह लिया गया है और इसी के ऊपर बिजनेस में जो चार्जेस लगते हैं वही सेम चार्जेस यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो यही जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो पॉलिसीज है उनका मोटो यही था। अगर सिंपली देखा जाए तो जब से अपना सोशल मीडिया इंक्रीज हुआ है, सोशल मीडिया में जो चीजें आने लगी है, इन्फ्लुएंसर्स आने लगे हैं, हाँ, उन पे जो मतलब उनका जो इम्पैक्ट है नॉर्मल पब्लिक पे या नॉर्मल लोगों पे, जैसा वो इन्फ्लुएंस करते हैं चीजों को दिखा के कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आइए, आपको इतनी जल्दी पैसा बनेगा, हाँ। इतनी जल्दी चीजें आपके पास आएगी, रिटर्न्स आपके पास आएंगे। तो उससे इन्फ्लुएंस होकर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो छोटे मोटे से इन्वेस्टर्स है, मतलब जो जिनके पास कैपिटल कम है, थोड़ा बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, तो चले जाते हैं बेचारे स्टॉक मार्केट में। तो उन पे इम्पैक्ट ऐसा पड़ रहा है ना कि जो वेल्स है, बड़ी वेल्स है, जो एक बार में पूरा बल्क मनी डालती है वहां पे मार्केट में,
तो क्या है ना, वो पूरा मार्केट ही चेंज कर देती है। मतलब जो रिटेल मार्केटर सोच रहे थे कि हमारे फेवर में आएगा, एकदम से उनकी एंट्री से एकदम अपोजिट पलट जाता है, तो वो अपना पैसा बहुत ज्यादा गंवा रहे हैं इस मार्केट में। इसलिए जो नई टैक्सेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है, वो इसलिए हुई है कि वो रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफ साइड कर पाए, उनको बचा पाए उनके पैसे जाने से। राइट, ये करेक्ट इम्पैक्ट आंसर है। एक बेटर वे में देखा जाए तो इसका। हाँ, बट उनका क्या होगा अगर जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी ना 15 लाख से ऊपर ही कमा रहे हैं, तो वो हाँ। ऑब्वियसली 30% वैसे ही पे आउट कर रहा है, ठीक है। बट अभी जो मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स है जो कि 15 लाख ठीक कमा लेंगे, बट हम स्मॉल क्वांटिटीज में ही ट्रेड करते हैं, तो हमें उस पर 30% जब वो बढ़ते जाएगा तो वो एट द एंड कितना हो जाएगा कि हमें उसका 50% भी नहीं मिलेगा हमारे इनकम का। तो इस कारण क्या होगा, जैसे मेरे जैसे ऑप्शन ट्रेडर्स हो गए, वो यहाँ से स्विच करके कहीं और देखेंगे जहाँ पे एक अच्छा खासा हमें लो टैक्स देना पड़े, हम बाहर शिफ्ट होना पसंद करेंगे। हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है इंडिया में, क्रिप्टो लीगल है, बट चेंज होना पड़ेगा अगर यहाँ पे ये टैक्सेशन आता है। तो यहाँ पे और भी हो गए, अभी तक पॉलिसी आई नहीं है, होप सो कि ना ऐसा कुछ। हाँ, अभी बजट भी आने वाला है। हाँ, बजट जब आएगा तब पता चलेगा ट्रेडर्स की बारे में आ रहे हैं या फिर आया है। इससे ना अच्छे ट्रेडर्स को इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, ना कि उन लोगों को जो इन्फ्लुएंस हो के आ रहे हैं। देखो वो वैसे भी पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, उनको 30% टैक्स नहीं देना है भाई, ये मैं 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कभी प्रॉफिट करने नहीं वाले उसमें। जो मेरे जैसे ट्रेडर्स है जो प्रॉफिट करते हैं, पैसे तो उनको देना है ना, 30% तो उनको देना है ना, बाकी को देना ही है। तो फर्क हाँ, हमें वही एक सिचुएशन अगर देखा जाए, हाँ, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है या फिर कहीं पे भी जो इन्फ्लुएंसर्स है, बेसिकली जो रियल ट्रेडर्स है, जो कहीं ना कहीं अपना पैसा बनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो थोड़ी ना आते हैं इंस्टा पे दिखाने के लिए यार Yes. हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम कुछ कमा रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स है वो क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको, आपको बोल रहे हैं कि आप हमारा कोर्स खरीद लीजिए, यानी वो अपना लॉस तो आपसे ही कवर कर रहे हैं ना इन द लास्ट, और आप है ना उनसे इन्फ्लुएंस होकर आप उन्हीं का कोर्स खरीद के आप सीख के वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग में जाके खुद का लॉस कर रहे हो, यानी मतलब यहाँ से भी दे रहे हो पैसा, वहां से भी दे रहे हो पैसा। तो ये ये ऐसी हो रही है अभी। ये सही बात की आपने कि देखो चीजें वैसी चल रही है और आगे वैसी चलती रहेगी, क्योंकि यार जो 90% ट्रेडर है जो लॉस कर रहे हैं उनको पैसे कहीं से तो निकालने पड़ेंगे ना, वो लॉस किए हुए पैसे। तो वो चाहते हैं कि यहाँ से पैसे निकले, मैं अपने कोर्स बेच के पैसे कमाऊँ, मैं अपना कंटेंट शेयर करके पैसे कमाऊँ। और इसमें सबसे बड़ा हाथ ना ब्रोकर्स का भी आता है, ऐसा नहीं कि ब्रोकर्स का नहीं आता, ब्रोकर्स खुद इन्हें प्रमोट करते हैं कि जाओ हमारा ऐप प्रमोट करो, यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग ईजी होती है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा फोर्स इसलिए करते हैं कि सबसे ज्यादा टैक्सेस भी हमें इसमें पे करना पड़ता है। एंड जो मैंने आपको डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात की, उनका भी प्रॉफिट वही से होता है, तो इसलिए खुद ब्रोकर्स आते हैं इन्फ्लुएंसर्स के बाद कि प्लीज प्रमोट कीजिए करके, तो इससे इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं लोग। चीजें अभी कैसा है ना, अभी पर्सपेक्टिव ऐसा करना चाहिए कि चीजें आप खुद से एनालाइज करिए, पहले मार्केट में थोड़ा बहुत उतरिए, कहीं ना कहीं से स्टार्ट करिए, नॉर्मल इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करिए, म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करिए, थोड़ा बहुत मार्केट को जानिए, फिर उससे बढ़ के जब आपके पास एक्सपीरियंस है तो धीरे धीरे इंट्राडे है, स्विंग है, ऑप्शंस है, आप उसमें एंटर कर सकते हो जब आपके पास एक वेल सेटल फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ पैसा हो अच्छा खासा एक्स्ट्रा में जो पड़ा हो, बल्क अमाउंट बहुत बड़ा सा, तो आप उसको लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें रिटर्न कमा के देखिए। अगर बेस्ट बैठ रहा है, जम रहा है आपसे, तब जाके करिए। क्योंकि आप एकदम डायरेक्टली जाएंगे और ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं अगर डायरेक्टली जाता हूँ और मेरे को 1 घंटे में पैसा बनना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। राइट, रियलिस्टिकली अगर सोचे, प्रैक्टिकली सोचे, तो एक दिन में दुनिया नहीं बदलती है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ये बस है। देखो वॉरेन बफेट भी वही बोलता है कि देखो पैसा ना रातों रात नहीं बनता है, ठीक है, कई रातें लग जाती है पैसा बनने में। तो एक दिन में एक रात में अमीर होने का मत सोचो, स्लोली हो, बट आप उसमें होते जाओगे, उसकी एक गारंटी रहती है, एक श्योरिटी रहती है। स्टडी रहती है, हम डायरेक्ट भी पैसा नहीं लगा सकते कि हाँ ये इसमें आ जाते बड़े पैसा बन जाएगा, बट आपने उसके पीछे कुछ स्टडी की नहीं, रिसर्च ही नहीं किया। अब जैसे आप देखेंगे तो हमारे साथ खुद अमित सीईओ है बाउंडलेस ट्रेडर्स के, तो वो 4 साल लगे उन्हें यहाँ तक आने के लिए। 4 साल मतलब उन्होंने नॉर्मल ट्रेडिंग से स्टार्ट किया होगा, धीरे धीरे सीखे होंगे, एक्सपीरियंस आया होगा, बाकी चीजें एक्सप्लोर की होगी, तो 4 साल लगे उन्हें कम से कम यहाँ तक आने के लिए। हाँ। तो वैसा थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचिए, तब जाके आपको है ना बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हाँ, ये बात तो है, छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, चीज़ों को सीखने में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कीजिए, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। जितना आप सीखोगे उतना आप प्रैक्टिकली सोच पाओगे मार्केट में कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। कि आपको कई फेसेस देखने पड़ेंगे मार्केट के, जैसे कि कोरोना में हमें इतना बड़ा डाउन फेस देखने मिला था कि वहाँ पे आप जो भी चीज़ें सीखे होंगे वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी। तो आपको एक साइकिल देखनी पड़ती है मार्केट की, किस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है, किस तरीके से अप ट्रेंड होता है, किस तरीके से मार्केट एक जगह पे रुकता है, कई महीनों तक भी रुक जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने में 3 से 4 साल तो मिनिमम लग ही जाते हैं। इस तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए अपने। हाँ, फेलियर तो आते रहते हैं, बट फेलियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है। राइट, ट्रेडिंग वैसे देखा जाए तो एक जुआ ही बोला जाता है, क्योंकि इसमें अनसर्टेन चीजें बहुत होती है। एक हाँ। छोटा सा इवेंट या छोटी सी कोई भी चीज पूरा मार्केट को हिला सकती हाँ, स्टार्टिंग वही से हुई थी 16 या 17 के पहले। तो शेयर मार्केट एक जुआ ही बोलते, क्योंकि जो डायरेक्ट पैसा डालता है बिना कोई रिसर्च करके डाल देते हैं, तो वो जुआ ही रहता है। बेसिकली रिसर्च करके डालो, एनालिटिकल्स जो है अपने उसके बेस पे डालोगे तो पैसा निकलेगा। है। और हाँ, कुछ लोगों का ये भी मिथ है आजकल कि उन्होंने किसी के कहने पे ऐप डाउनलोड कर लिए,
कुछ इन्वेस्टमेंट कर लिए, तो खुद को है ना मतलब ऐसा मानते हैं यार ट्रेडिंग वेडिंग करना चालू कर दूंगा, मतलब अब एक्सपीरियंस आ गया, अब मतलब मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा ऐसा ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है, आपको बहुत टाइम लगने वाला है चीजें सीखने के लिए। आप एक बार मार्केट में घुसिए, मार्केट देखिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब एक चीज को समझने जाएंगे उसको सालों लग जाते हैं, एक चीज को पकड़िए ना उसको सालों लग जाते हैं एक चीज सीखने में। बेसिक तो कवर अप करना ये पड़ता है। बेसिक्स ही कवर अप करने के लिए आपको बहुत साल लग जाते हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर अमित जैसे ट्रेडर बनने के लिए? अमित ये भी पूरे पूरे अमित भी पूरे नॉलेजेबल नहीं है। Right. अमित के भी कभी कभी एनालिसिस गलत होते हैं, कभी कभी प्रिडिक्शंस गलत होते हैं, लॉसेस उनके भी होते हैं, तो परफेक्शन उनमें भी नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कितना टाइम लग सकता है। ये सही बोला आपने कि किसी एक चीज को पकड़ के चलिए। अगर आप स्विंग कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली एक दीजिए, उसे 6 महीना दीजिए, 1 साल दीजिए, बट उसके ऊपर ही वर्क कीजिए। आपको देखने मिलेगा कि आपको खुद में ही देखने मिलेगा खुद के ऊपर कितने चेंजेस हो रहे हैं, एंड उसी के साथ साथ ना आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी। अगर आप शिफ्ट करते रहोगे ना, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं स्विंग कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मैं एफएनओ कर रहा हूँ, तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक चीज में अलग लॉजिक होता है। तो उस तरीके से खुद की स्किल्स पे अपने काम कीजिए। वो बस बताने की होती है, जो स्विच करता है ना वो बस बताता है कि मैं स्विच कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर उसको पता होता है कि वो कितने लॉसेस झेल रहा है। तो हमें जैसा मेरे को लगता है कि कुछ जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि बस कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, या फिर कुछ अगर टैक्सेशन पॉलिसी चेंजेस भी होती है, टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज भी आता है, तो वो ऑप्शन के लिए ना बस ऑप्शन तक के ही सीमित है। राइट। तो अगर वो कमा रहा है तो स्विंग के थ्रू भी कमा सकता है अपना कुछ पैसा या एक्स्ट्रा इनकम जो भी है। अब हर कोई गल्फ सिटीज या गल्फ कंट्री शिफ्ट नहीं हो सकता ना। अगर उन्हें एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, कुछ ज्यादा ही करना है, बहुत अच्छे रिटर्न चाहिए, अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है इंडिया में, तो कुछ लोग इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स बोले या कुछ लोग बोले जो गल्फ कंट्रीज प्रेफर कर रहे हैं वहां जाते हैं, बाहर की कंट्रीज प्रेफर कर रहे हैं वहां जाते हैं, वहां रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, टैक्सेशन नहीं है इतने, तो वहां अपन कर सकते हैं। बट जो लोग जो इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जो यहाँ तक ही सीमित रहना चाहते हैं, मतलब उनको यहाँ इंडिया से ही प्यार है, यहीं रहना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज या फिर स्टॉक मार्केट में क्या करना चाहिए? उनके लिए बेस्ट यही रहेगा कि अगर वो ट्रेडिंग साइड देख रहे हैं तो उनको स्विंग ट्रेडिंग में ही जाना चाहिए। उसके अलावा ना ही इंट्राडे करो, ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो जो 5 मिनट 10 मिनट ट्रेडिंग होती है, वो भी मत कीजिए। आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। उसमें आप मिनिमम एक लॉजिक लगाइए कि आपको वीकली तभी रुकना है मार्केट में, आपका टारगेट हिट होने तक। क्या आप एक नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो महीने भर के लिए इन्वेस्टमेंट रखिए, 2 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट रखिए, वो कीजिए, किसी स्टॉक्स में डाल के रखिए, अच्छा खासा रिटर्न लीजिए। बट जो भी अभी चल रहा है, इन्फ्लुएंसर जो हिट करते हैं अभी सभी लोगों को कि मैं झट से पैसा कमा रहा हूँ, वो कहाँ पे हो रहा है? मैक्स टू मैक्स ऑप्शंस में हो रहा है। एंड हम फॉरेक्स की बात करें तो वहाँ पे आपको फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल जाती है, बट उसके लिए आपको स्विच करना पड़ेगा फिर। तो इस कारण ना आप अगर इंडिया में ही रहना चाहते हैं और अच्छा खासा एक धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग ही मैं प्रेफर करूंगा, जो भी नए ट्रेडर सुन रहे हैं मुझे। या फिर एक ऑप्शन ये भी बोल सकता है ना कि सपोज कोई बंदा है ना इनिशियली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट से अपना कैपिटल गेन कर सकता है, अच्छा खासा कैपिटल बना के कुछ पार्ट उस कैपिटल में से स्विंग में डाल के अच्छा खासा रिटर्न ले सकता है। अगर उसका अच्छा खासा कैपिटल बन जाता है, सपोज 10 लाख बन जाता है कुछ साल इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, तो उसमें से बाकी जितना पार्ट है उसका 10 लाख का जो उसकी नीड है वो निकाल लें, बाकी जो एक्स्ट्रा उसके पास पड़ा है वो स्विंग वगैरह में यूटिलाइज करें, ट्रेडिंग वगैरह करना चाहता है तो उससे उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि जितना क्या आपका कैपिटल रहेगा जितना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये भी एक ऑप्शन है ना। जैसे ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, एंड वो कैपिटल भी ऐसा हो कि अगर वो जाता भी है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ ऐसा कैपिटल, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग कीजिए। आप जितने ज्यादा लॉट के साथ करोगे थोड़ा रिस्की होता है, बट आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिलेंगे स्विंग ट्रेडिंग में, एंड आपको और कहीं शिफ्ट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भी एक अच्छा खासा रीजन है। बेसिकली अमित अब शिफ्टिंग की बात की, तो ऐसे कौन सी कंट्रीज है जहाँ पे टैक्सेस नहीं लगते, तो कौन सी कंट्रीज में जहाँ प्रेफरेबल है? ठीक है, तुम ना ये चीज़ जान लो पहले तो कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हो गए या कोई भी हो गए, ट्रेडर्स हो गए, जो भी बोलते हैं कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ किसी और कंट्री में, तो ठीक है वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, बट वहाँ पे वो वहाँ के इनकम के हिसाब से कमा रहे होंगे। तभी भी यहाँ पे जो मिडिल क्लास लाइफ वो जी रहे थे या फिर रिच लाइफ जी रहे थे, वहाँ पे मिडिल क्लास जो लाइफ जिएंगे तो वो सेम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो इनकम भी तो उतना ही कर रहे हैं ना, वहाँ पे उनके एक्सपेंसेस भी डॉलर्स में होने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप दुबई देखते हैं, दुबई में फॉरेक्स में कोई भी टैक्सेस नहीं है, ठीक है स्प्लिट्स होता है, छोटा सा स्प्लिट्स होता है, एक 0.03 का स्प्लिट होता है, ठीक है ना, एक छोटा सा होता है, तो वो ज़्यादा नहीं है, बट दुबई एक अच्छी चीज़ है। अगर अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो, तो अगर आपको लगता है कि आप हो उस लेवल के कि मैं कमा सकता हूँ $10,000 कमा सकता हूँ एक महीने का, तो दुबई ठीक है। मैंने अमाउंट बता दी, $10,000 अगर आप बना रहे हो, 10,000 को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे कितना भी तुम टैक्स दे दो तुम हैप्पी रहोगे। दिराम का कितना, क्योंकि दुबई में वो दिराम कमाएगा ना। नहीं ऐसा तो दिराम कमाएगा बोलना, अगर वहाँ पे काम करेगा तो फॉरेक्स में अच्छा, करेगा तो अच्छा, यूएसडी में आएगा। यूएसडी में ही आएगा, तो यूएसडी के हिसाब से फिर 8,50,000 के पास हाँ 8,30,000 वो भी काम है, वो भी काम है देखा जाता। देखा जाए तो फिर तो बेस्ट यही है कि आप 8,30,000 कमाने से अच्छा यहाँ पे करिए, आपकी जॉब भी रहेगी, आपका इन्वेस्टमेंट भी रहेगा, आपके पास ऑप्शन बहुत है। हाँ तो जॉब रहेगी, इन्वेस्टमेंट रहेगा, और आप साइड बाय साइड थोड़े टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं।
मतलब आप कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट बना ही रहे हैं ना इन द लास्ट। आप एकदम हाई लेवल पे जाके सोचेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग है, इंट्राडे है, मैं करता हूँ, तो वो बहुत क्रिटिकल चीजें हो जाएगी आपको। उसमें के लिए उसमें क्या है ना, समय देना पड़ता है। हाँ राइट। अगर आपको ऐसा चाहिए कि मैं जॉब भी कंटिन्यूअसली करते रहूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट भी रहे, मेरा कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी रहे, तो आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप इंडिया में रह के ही जॉब अपनी करें, इन्वेस्टमेंट कर लें, और कुछ अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो उससे स्विंग ट्रेडिंग करिए। कुछ ज्यादा टाइम तो लगता नहीं उसमें, है ना, होल्डिंग तो कुछ पीरियड तक के रखना पड़ता है, और जैसे ही आपके पास आपको कुछ पोटेंशियल कुछ मिलता है, जैसे इंक्रीज प्राइस वगैरह में शेयर के, तो आप वो सेल करके सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो उसमें से, स्विंग में से। राइट सही बोला। मेरे क्वेश्चन एक स्टोरी बताओ क्या? एक स्टोरी बताता हूँ एक बंदे की, चाइना का है, ठीक है, उसका नाम बिल होंग है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा, वो बंदे ने 2 या 3 दिन में 6 बिलियन रुपीस का लॉस किया है, हाँ। ठीक है, अभी तक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फास्टेस्ट लॉस उसी का है। तो वो ना एक बहुत गरीब फैमिली से आता था। वो, उसके पापा पादरी थे, जो होते हैं ना पादरी चर्च में। तो उसका ऐसा था कि भाई लीगल काम करना है, इनलीगल काम तो नहीं करना है भाई जिंदगी में कभी। वो बंदा एक टेरिटरी चलाता, मींस उसका ना एक फर्म था जो चलाता था, वो फाइनेंस में आ चुका था चाइना में, ठीक है। तो ये जो सारे जो ऐसे बड़े बड़े जो रिच फाइनेंस वाले जो लोग हैं ना, ये ना एक क्लब से आते हैं, ठीक है। वो क्लब का नाम ना टाइगर क्लब है। तो उनको ना टाइगर क्यूब बोलते थे, स्कॉप्स मीन्स टाइगर के छोटे बच्चे, वो फॉर्म चलाते थे, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे ना, अगर किसी को भी मार्केट में शो होना है, दिखना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक तो पैसे उड़ाने पड़ेंगे, जो हर्षद मेहता जी ने किए थे हमारे। एंड अगर उसको देखो पैसे कमाने के बाद एक चीज आ जाती है कि मेरे को करना है भाई फेम के पीछे भागते लोग। तो ऐसा ही वो बंदा था, उसको ना फेम होना था, पैसे बहुत कमा ले थे उसने अपने फाइनेंस में। तो उसका क्या हुआ था, उसने की थी 90s में एक कंपनी थी, उस कंपनी का जो नाम था ना, वो यांग कुछ तो भी नाम था। वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा ट्रेडर था उस टाइम पे। तो पूरा साउथ एशिया में ट्रेड करता था, ठीक है, सिंगापुर में बैठ के साउथ एशिया को ट्रेड करता था। उसकी वैल्यू इतनी बढ़ चुकी थी कि वो पूरा साउथ एशिया हिला सकता था, क्योंकि उसके पास उसकी नेटवर्क जो थी ना 30 बिलियन की थी। वो बंदा 30 बिलियन के पास उसकी नेटवर्क थी, वो कितना भी कुछ कर सकता था। बट है ना, होता क्या है, उसको लालच पता है क्या है, कि मेरे को होना भाई फेम, मेरे को बहुत फेम होना। तो उसने एक बहुत ही अननेसेसरी कंपनी थी, यहाँ कैसे कुछ भी नाम था उसका, उसने उस बंदे ना इतने ज्यादा शेयर्स उठाए। लेवरेज समझते हैं, लेवरेज का मीनिंग होता है कि कुछ कंपनी आपको लेवरेज देती है। अगर आपके पास 10,000 है तो वो आपको 50,000 रुपए देती है। तो उस बंदे ने 10x से भी ऊपर का एक लेवरेज उठाया था। एंड वो इतना लेवरेज उठा के उसने ट्रेडिंग की कि उस कंपनी का जो प्राइस था ना, वो एक अज्यूम करो 100 रुपीज था, वो 1000 रुपीज 2000 रुपीज चला गया। एंड सोचे कि लॉस कैसे हुआ होगा, पता है उसका लॉस कैसे हुआ? जो कंपनी के प्रमोटर्स थे, जो भी थे, जिनकी जो कंपनी डायरेक्टर्स वगैरह जो रहते हैं, डायरेक्टर्स वगैरह थे, वो सोच में आ गए कि यार हमारे शेयर्स इतने क्यों बढ़ रहे हैं। वही। उनकी वैल्यू भी बढ़ गया, उनके पास भी कंपनी का कुछ स्टेक्स था, तो उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसी कॉन्फ्रेंस बैठा है, ठीक है, सारे न्यूज रिपोर्टर्स को बुलाया, दुनिया के सभी न्यूज रिपोर्टर्स आए थे वो कवर करने के लिए क्यों इतना प्राइस बढ़ रहा है, सब चीजों का। देखो, तुम अगर एक प्रतीक 100 करोड़ की कहीं पे जगह लेगा, तो उस बंदे का ना शो हो जाएगा ना, पता चल जाएगा इस बंदे ने 100 करोड़ जमीन ली, क्योंकि 100 करोड़ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बट ये लोग क्या करते हैं, ये थोड़े थोड़े मीन्स बांटते हैं, ऐसे भाई वो तू 20 करोड़ का ले ले, इसमें इस जमीन को ले ले थोड़ी सी, सारे ऐसे बांटते हैं, फिर वो एंड ऑफ द टाइम उसी की हो जाती है। तो ऐसे कुछ उन्होंने भी किया था। बट प्रमोटर्स को ऐसा लगा कि हमने ऐसा क्या किया कि हमारी प्राइस इतनी बढ़ गई। तो उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस बिठाई और उन लोगों ने सिर्फ एक ही वर्ड कहा कि हमको नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है करके। देन तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा इस कंपनी का, क्योंकि उन्होंने कुछ टैक्स निकाल लिए थे उस कंपनी से, मींस प्रॉफिट ले लिया था उन्होंने। तो इसका इम्पैक्ट इतना गलत पड़ा मीडिया में या सभी हर जगह पे, कि लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। सिर्फ वो एक न्यूज के कारण उस बंदे के 2 दिन में पूरे के पूरे 6 बिलियन रुपीज पूरे जीरो हो गए। बट स्टिल अभी भी उस बंदे की नेटवर्क 30 बिलियन से भी बहुत ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो इन द लास्ट एक ऐसी कंपनी में उसने अपने पैसे लगाए जो खुद ही नहीं जानती कि उसकी पोटेंशियल कहाँ जाएंगे। उसको सिर्फ फेम होना था कि मैंने तो इस बस कंपनी का 100 रुपए का शेयर 2000 किया है। उसका नाम भी नहीं आया इन द लास्ट, देखा जाए तो कॉन्फ्रेंस में। हाँ, उसका नाम तो नहीं आया। बट वो स्टोरी बाद में उसने बताई। बाद में उसी को बताना पड़ा, बताओ क्या फायदा हुआ 6 बिलियन डाल के। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो कभी अपना चेहरा तो नहीं, चेहरा में नाम भी आने नहीं देते। हाँ, वॉरेन बफेट वगैरह देख ले, जो बड़े ट्रेडर्स है, अच्छे लेवल के ट्रेडर्स है, ये खोलते अपना फॉर्म, ये कभी मेरे अपना फॉर्म का चेहरा पैसा सामने नहीं लाते। ये मेरा पैसा नहीं, ये मेरा फॉर्म का पैसा है। कभी भी कोई भी पर्सन अपनी रियल इनकम खुद के नाम से शो नहीं करता, राइट, वो सेग्रीगेट कर लेता है अपनी खुद इनकम। के नाम से Right. करके आप 5 से 4 taxes हैं। टैक्सेस से पूरा वो नलीफा हो जाएगा। ये चीज बाहर एक बार के हो जाएंगी, ठीक है, कि मैं इतना रिच हूँ। बाहर लोग शो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते यार। तुम क्या मोनाको बोलते हैं ना, वो प्लेस देख लो। हाँ, वो मोनाको, place- हाँ। वो प्लेस देख लो हाँ। यार, वहाँ पे मोनाको जाने का मतलब उसमें एक से एक बिलियनर्स बड़े पड़े हैं। मतलब से भाई वहाँ billionaires पे है। कारें, जो पॉश कारें, जो न्यू कारें, जो सुपर कार से मिल ही जाएगी तुम्हें मोनाको में, जो रेयर कार से वो भी मिल जाएगी। सब मिल वहाँ जाएगा। पे हर एक बंदा रिच है। वहाँ पे हर एक बंदे, और हर एक बंदे के पास, वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस की है, हर एक बंदे के पास वहाँ पे यॉट तो है ही भाई। वहाँ पे बिंदास शो ऑफ, बहुत एकदम हाई लेवल पे शो ऑफ करते हो,
बहुत ही ज्यादा। अपनी इनकम को, मेरा ड्रीम में वहां पे जाके जाना है। जिस बंदे ने मेरे को बोल दिया कि भाई मेरे को दुबई से ज्यादा मोनाको पसंद है, तो यार मुझे लगता है कि इस बंदे को सही नॉलेज है पैसे की। भाई मोनाको में जहाँ जितना पैसा है ना उतना कहीं नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे क्या यार, वहाँ पे कच्छों में लोग है ना सुपर कार में आते, बता। ये तो वहाँ यार पे उनको किसी से कोई है नहीं लेना देना। वो सिर्फ एक वो जगह ऐसे वही लगती है मेरे को, पैसा, जो मैट्रिक्स से बाहर है भाई। वो पूरे दिन दुनिया से बाहर है। वहाँ पे लोग अपनी ही अय्याशी फील्ड है, अपनी ही चीजों में खोए हुए हैं। सब चीज है वहाँ पे, बिजनेस भी बनता है वहाँ पे, इतना बड़ा नेटवर्क मिलता है उनको। वहाँ पे कॉन्टेक्ट भी बहुत मिलते हैं, बहुत। इन्वेस्टमेंट भी दुबई से ज्यादा तो। बट लोगों को लगता है दुबई में सबसे ज्यादा पैसा है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा। पर आप देखोगे ना तो ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जो दिखाती नहीं है बट पैसा बहुत है। इंडिया में भी ऐसे कुछ पार्ट्स है, ऐसे लोग हैं जो दिखाते नहीं है पर रिच बहुत है। रिच बहुत है, क्योंकि इंडिया में नागपुर चीज में भी ऐसी चीज होती है। है ना, इंडिया में ऐसी चीज है, अगर तुम दिख गए रिच हो तो तुम्हें सबसे पहले ना पॉलिटिक्स पकड़ेंगे। हाँ, फिर टैक्सेशन वाले पकड़ेंगे। तो टैक्सेशन वाले पकड़ेंगे। हाँ, तुमने पॉलिटिक्स की बात नहीं सुनी तो टैक्सेशन वाले के पास जाता है। और जो बोलते हैं रिच है वो रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में जीरो जीरो कुछ होता नहीं है उनके पास। इंडिया में एक चीज नोटिस किया है कि आपके पास अगर कुछ टाइम आप हार्ड वर्क करते हो, पैसा आ जाता है ना, तो लोग शो ऑफ ज्यादा करते हैं। ज्यादा तो शौक शो ऑफ के चक्कर में वो अपना जितना कमाया हुआ है वो भी गवा देते हैं, और आखिर में उनको लोन डेप्थ वगैरह या सीधी सा भीख मांगनी पड़ती है इंस्टा वगैरह में, नजर या तो फिर सिर्फ इंडिया में ही लगती है भाई। नजर इंडिया में लगती है। इंडियंस का माइंडसेट भी ये है ना कि अगर आप शो ऑफ ज्यादा करना है, इसके लेवल में दिखना है अपने को, अपने कपड़े अच्छे होने चाहिए, अपने आउटफिट्स अच्छा होना चाहिए, अपनी चाल ढाल, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। बाहर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हो क्या नहीं। वॉरेन बफेट को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, या फिर कोई, वो नॉर्मल जाते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं, न्यूज़ेस ऐसे हैं, वो क्यों में खड़े रहते हैं किसी कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में। कोई किसी को मतलब कोई अगर उनसे मिलता भी है तो नॉर्मल ग्रीट्स वगैरह होते हैं, वो इतना हवाबाजी नहीं करता कि हाँ वही तो। हाँ, हवाबाजी नहीं होता कि बिल गेट्स आ गया यार, ये आ गया वो आ गया। मेरे को तो ऐसा लगता है उन लोगों का भी माइंडसेट है कि यार ठीक है तू बन गया, चल ठीक है बन, हम ही बन सकते हैं। बन गया। वो फोकस है ना शो ऑफ पे नहीं, वो फोकस ग्रोथ पे करते हैं। जैसे टेलीग्राम का जो ओनर है, उसे एक ये इसमें कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि आपके पास इतनी वेल्थ है तो आप लैविश लाइफ क्यों नहीं जीते हैं, आप कार्स क्यों नहीं खरीदते हैं, ये सारी चीजें क्यों नहीं करते हैं। तो उसने सीधी साफ बात बोली कि मेरे को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को बस अपने टेलीग्राम को कैसे इंप्रूव करूं, मैं वहां पे अपना माइंडसेट लगाता हूँ। जीरोधा के जो फाउंडर्स है उनसे भी पूछा गया था एक बार कि आपके पास इतनी मतलब मल्टी मिलियनियर वगैरह कंपनी है, इतना अच्छा रेवेन्यू है, टर्नओवर है, तो आप बाकी लैविश लाइफ या बाकी चीजें अपनी ड्रीम्स वगैरह जैसे कार्स हो गया, बंगला हो गया, ये सारी चीजें क्यों नहीं परचेज करते। तो उन्होंने भी सेम आंसर दिया था कि हमें अपना जीरोधा बेस्ट करना है, हमें अपने जीरोधा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है, वहां पे फोकस करना है। तो ये सारी माइंडसेट्स, ये सारा जो थॉट प्रोसेस, ये सारी जो थॉट्स है, ये दिखाता है कि वो कितने अच्छे लेवल के बंदे हैं। basically they are focusing on their service. जो लोग वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं ना, वो सच में वो आगे बढ़ेंगे। तो ये बात बोलेगा कि शो ऑफ नहीं करते। बट मैं एक चीज़ बताऊँ कि मार्क ज़करबर्ग के बारे में, ये बहुत कम लोगों को पता होंगे, पता भी होंगे शायद तुम्हें, बट एक चीज़ बताता हूँ, मार्क ज़करबर्ग थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन तो है, ठीक है। हाँ, वो बंदा ना पूरी दुनिया को ड्रग्स देता है, खुद ड्रग्स कभी नहीं देते हैं। जो भी उसका ये है वो ये फेसबुक है, इसने खुद कहा था मैं खुद वो ड्रग कंज्यूम नहीं करता। मार्क ज़करबर्ग ने पूरा एरिया खरीद के रखा है, इतना इंट्रोवर्ट है। जहाँ पे मार्क ज़करबर्ग रहता है ना, उसने पूरा वो एरिया खरीद के रखा है कि मुझे मेरे लायक लोग ही होना। अच्छा, तो उसकी बात ना बहुत कम लोगों को पता है कि उसने पूरा एरिया खरीद के रखा है। पहनता है, टी शर्ट पहनता है, टी शर्ट भी कितने की हो गई भाई, $8,000 की बहुत थी महंगी समथिंग। है बट हाँ तो वही ना, लोगों को लगता है कि वो एक सिंपल टी शर्ट पहनता है रोज, हाँ, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। तुम टी शर्ट की वैल्यू भी देख लो एक बार का झांक के। नॉर्मल टी शर्ट होगी पर उसकी वैल्यू तो देख लो एक बार झांक के। $8,000 उसकी वैल्यू। और लोग बोलते हैं कि फैंसी कपड़े पहनोगे अच्छे। प्रमोट नहीं करना चाहता किसी को। बट एक बार एक शो में था, उसने अपनी जैकेट निकाली थी, उसके पीछे देखा था क्या था, उसके पीछे ना उसके इल्यूमिनाटी का साइन बना था पूरा उसके अंदर। वो थी उसकी लाइफ की एक और कंट्रोवर्सी, वो क्यों पहनता है और वो क्या चाहता है। बहुत बातें ऐसी भी सामने आई थी कि वो चाहता है कि मैं कंट्रोल कर सकूं, एंड एट द एंड ऑफ द वो चीजें कर रहा है। वो कर रहा है, देखा जाए तो इंस्टा से कर रहा है, फेसबुक से कर रहा है, माइंड से खेल रहा है। कंटेंट की अब मेरा फ्रेंड ही है, मेरा एक फ्रेंड है, तू भी है समझ ले, देखा जाए तो अमित जैसे देखा जाए, प्रतीक है, फ्रेंड है, उसने खुद बोला कि मैं इंस्टा नहीं चलाता हूँ। मैंने बोला रीजन क्या है, तो भाई वहाँ पे पूरा ब्रेन वॉश होता है, वहाँ पे बंदा पीयर प्रेशर में आता है, वहाँ पे अपन जो चाहते हैं ना अपन वो नहीं कर पाते, पर दूसरे जो बोलते हैं ना अपन वो करते हैं। राइट। हाँ वो तो सही है। तो इस पीयर प्रेशर के चक्कर में, इस इन्फ्लुएंस्टिक वर्ड के चक्कर में मैं इंस्टा यूज नहीं करता बोले, क्योंकि मेरे को जो मेरी नीड्स है, मेरे को जो मेरे थॉट्स है वो क्लियर नहीं होते ना, वो मैं नहीं कर पाता। मैं दूसरों की चीज लेके बैठा हूँ, मैं दूसरों से इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मैं उसी चीज को कर रहा हूँ, तो मैं अपनी चीजें जो मेरे को चाहिए वो कब करूंगा। एक बात होती है कि एक बंदा ना हल्का सा जब डिप्रेशन फील करता है, तो वो बंदा क्या चाहता है, भाई मैं थोड़ा टाइम पास कर लूँ, इस पे आके स्क्रॉल कर लूँ। बट तुम उसको वहाँ पे इतनी गंदी झूठी लैविश लाइफ देखते हो लोगों को, वो बंदा और डिप्रेस होता है। हाँ कि मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये नहीं स्टार्टिंग है। का करना भी चाहता है, वो ऐसे नहीं कर सकता ना कि वो उसने देखा हुआ है कि लोग उससे अच्छा कर रहे हैं, तो उससे और हाँ। डिमोटिवेट हो जाता है उसके वजह से।
कि हाँ इससे अच्छा और हो पाएगा क्या नहीं, क्योंकि वो बंदा तो अच्छा दे ही रहा है, मैं कैसे दे पाऊंगा, इससे डिमोटिवेशन और ये बढ़ती चीज है। देखा जाए तो सब है ना फेक चीज है। सब फेक चीजें हैं। कोई बंदा इतना, अगर बंदा अच्छा खासा काम करता है ना हर जगह पे, उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। रियल बस तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा काम है, बाकी सब तो फेक जस्ट है। ऐसा अभी अपन देख सकते हैं, जैसे अपने टीवी इंटरनेट पर चालू किए थे, अपना कंटेंट कैसा हुआ हाँ कि अपने, बहुत हाँ नॉर्मल। बेसिकली अपने तभी रोक लिए थे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स तो पहले से ही है इंस्टा पे, बट अभी यानी हाँ रुक गए होते हैं, तो अपन अपने कंटेंट्स को और ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते थे ना। तो बराबर मोटिवेशन जो है वो अपने अंदर से आता है, ना कि अपन जो दूसरे की लाइफ जीते हैं ना उनसे नहीं आता। बराबर। देखो एक और चीज बताओ रिच लोगों के बारे में, है ना। बताना। बिल गेट ने कहा था कि मिलीनियर्स फॉलो करते हैं किसी अपने मेंटोर को, हाँ ठीक है। बिलियनियर्स फॉलो करते हैं स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है। स्पिरिचुअल। ये बिल गेट्स ने कहा था कि बिल गेट्स भी कई टाइम पे जाता है किसी आइलैंड पे, कई हफ्ते रुकता है, अपना फोन भी नहीं लेके जाता, अपने बच्चों को भी लेके जाता है, वो उनका फोन भी नहीं लेके जाता, और कुछ तो करता है, ऐसी बात सामने आती है। ब्रेन की शांति के लिए। इनफैक्ट कुछ जो लोग बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ लोग वही बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी चीजें करता है। एंड जो अपनी नीता अंबानी जी है, ठीक है, ये बात सिर्फ सुनी है मैंने, सिर्फ सुनी है, ठीक है ना। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई वो खास तरीके की पूजा करती है, उसके मंदिर जो है ना, मुझे उसका एक खास मंदिर है उसके घर में, वहाँ पे किसी को उसके नहीं घर में वहाँ पे किसी को हाँ। नहीं आते। बात तो है, क्योंकि देख, अगर पॉजिटिव चीजें होती है ना तो नेगेटिव चीजें होती है, अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर तुम कोई चीज को पकड़ के बैठते हो, कोई चीज रिपीटेटिवली दोहराओ, हाँ, वो मैनिफेस्ट हो जाता है एक्चुअली। पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो जाता है। वो पॉजिटिव माइंडसेट पे तुम करो या फिर उसी में फोकस रहो। बोलते हैं ना कुछ मंत्र तुम ज्यादा पढ़ो, हाँ कुछ चीजें बार बार चैंट करो, राइट। हो जाती है वो। तो बस manifest- तुम्हारा, बस वो जो लोग कर रहे हैं ना, जैसे बिल गेट्स है, नीता अंबानी है, वो चीज उस चीज के लिए फोकस है, वो बाहर की दुनिया से पूरे परे है। हाँ ये वो बात बाहर की दुनिया से इतने कनेक्टेड नहीं है। मतलब जो बाहर की फेक दुनिया है वगैरह, इन सब चीजों से वो इतने कनेक्टेड नहीं है। तो लास्ट वीडियो देखी थी कि बिल गेट्स के डॉली चाय वाला, अच्छा। भाई जब से वो डॉली चाय वाले की उससे चाय पिया है, भाई डॉली चाय वाले के बदल ही गए भाव, कहाँ कहाँ की उसकी जो लड़की है ना, बिल गेट्स की जो लड़की है ना, वो पता है क्या करती है, वो जो पीआर इमेज बोलते हैं किसी पर्सन की इमेज, हाँ उसको वो बढ़ानी है, ठीक है। एंड इंडिया में उसका एक बहुत बड़ा मार्केट है कि यहाँ पे लोग ना किसी को अपना भगवान मानते हैं इंडिया में। और एक चीज है, चला विंडोज जो है, ठीक है, वो तुमको ना फ्री में यूज करने देता है, वो पैराडेट अगर यूज करने देता है, उसकी इतनी हैबिट लगा देता है कि अगर तुम किसी कॉर्पोरेट में जाओगे तो वहाँ पे तो खरीदना ही है तुम्हें, कोई भी हालत में। हाँ। तो वो एक इमेज अच्छी बनाने के लिए, ये बनाने के लिए उसकी वो लड़की ने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में इमेज अच्छी बनानी है, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है उसका। और इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है। पब्लिक पीआर, पब्लिक रिलेशंस हो गया, पब्लिसिटी हो गया, ये सारी चीजें इसलिए होती है ना ताकि आप अपने इमेज को अच्छा कर पाए। बेसिकली इमेज ऐसी बनती है किसी को अपना, मतलब लोगों के मन में तभी आते हो तुम जब तुम खुद भगवान बन जाओ लोगों के। हाँ कुछ चीजें फ्री में बांट दो, कुछ चीजें करो दो उनके लिए, कोई दान धर्म दक्षिणा कर दो, एनजीओ खोल लो, या फिर किसी लोअर लेवल के स्टार को एकदम उठा लो, हाँ राइट। ये एक सारी बार चीजें तो जो है एकदम बिल हाईलाइट गेट्स हो तो कर ही जाता रहा है है, भाई। देखा जाए। हाँ तो हाँ कर रहा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। एक लोअर लेवल के इंसान को तू एकदम से ना एक दिन में हाई लेवल पर पहुंचा दे, तो भाई उसकी चर्चा नहीं कहीं तो भी 2 से 3 साल तक की चलती है कि भाई नहीं यार, उसने बिल गेट ने उठाया था उसको, बिल गेट कितना बड़ा आदमी है, उसकी चाय पिया। वही तो, ये चीजें होती है। इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा होती है। एंड ये सब चीजें ना अभी तो ठीक है, बड़े बड़े लोग करते हैं, मानता हूँ मैं, बिलियनियर्स करते हैं, ये लोग अभी इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं यार ये सारी हाँ चीजें। इन्फ्लुएंसर बहुत ज्यादा हो हाँ। गए, बहुत सारे देखे मैंने वीडियोस में, और ज्यादातर लोग जो है वो सेवा भी करते हैं ना। करते हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। देखिए यार, सेवा दो तरीके की होती है, एक होती है तुम हाँ दिखाओ, एक और दिखावा ऐसी दिखावा होती है तुम मत रहते हैं, दिखाओ। और जो ना कभी कभी उससे कोई मोटिवेट भी हो जाता हूँ कि चल यार ये जैसा कर रहा है, मैं भी अपने लाइफ में कुछ कर लूँ तो मैं भी कुछ ऐसा करूंगा। हाँ वही इन्फ्लुएंसर्स गलत बात नहीं है, बट कैसा है ना, इन्फ्लुएंसर्स अगर इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस पॉजिटिव वे में रहे तो अच्छी बात है। अगर उनका इन्फ्लुएंस ऐसा है कि भाई उनके इन्फ्लुएंस से किसी और का घर बर्बाद हो रहा हो, किसी और का ब्रेन वॉशिंग हो रहा हो, कोई अपनी हैबिट्स ही चेंज कर ले रहा हो, कोई अपना जो वर्किंग बात है वही चेंज कर ले रहा हो, तो फिर वो एक गलत चीज है देखा जाए। हाँ, सेम चीज़ है ना स्टॉक मार्केट में, ये भी करते हैं, कंपनीज भी करती है, उनके शेयर प्राइस बढ़ने के लिए वो अपना पीआर बहुत अच्छा बना दिए, ऐसा बना दिए पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन जितने अच्छे रहेंगे ना, उतना कोई भी कंपनी ग्रो करती है, कोई भी एक बंदा ट्रस्ट ग्रो बन जाता करता है। है। किसी भी बंदे को ट्रस्ट पूछ बन लो एक कंपनी का नाम ले इंडिया की, नहीं 10 में से 8 बंदे ने टाटा बोला तो मैं मान जाऊंगा। अब वही बात है ना, मार्केटिंग में एक स्टेटमेंट है, अगर आपको कम टाइम में ग्रोथ करना है या फिर अपने को खुद को मार्केट में ज्यादा हाईलाइट करना है तो इमोशनल मार्केटिंग करिए, राइट। भावनाओं के साथ खेलिए लोगों के, आप जल्दी ग्रो होंगे। इमोशनल मार्केटिंग बहुत ज्यादा करते कल से मैंने ऐसे फेक पीएनएस दिखाना चालू कर दिए, मैं बना के दूंगा, मैं होते तुमको हैं, बना के, तुम गरीब हो मैं तुमको अमीर बनाऊंगा, इसलिए लोग अट्रैक्ट होंगे। होते क्या हैं। करें, मैं क्या कोर्स बेच दूंगा भाई, मेरा कोर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड है सब जगह पे। एक आर्टिकल था, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, गुची प्राडा वगैरह ये सारी कंपनीज ने स्टेटमेंट दिया था, हम कपड़े अमीर लोगों के लिए नहीं बनाते, हाँ हम कपड़े मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाते, राइट। क्योंकि अमीर लोग कभी खरीदने नहीं आते,
मिडिल क्लास को रहता है कि मैं हाई लेवल को, मतलब मैं वो लेवल दिखूं, वो लेवल पे। जीन्स किसके लिए बनाई थी यार? वर्कर्स के लिए बनाई थी। Right. इंडिया में पहने हाँ। जा रहे हैं, कौन बिलियनर है वो पहनता है जीन्स? मैंने नहीं हाथ चल जाए, तुम इलॉन मस्क का नाम लोगे तो एक अलग चीज है वो, बट मैंने मोस्ट ऑफ द जो रियल में जो बंदे होते हैं जो सच में रिच होते हैं वो नहीं पहनते। अडानी को देख ले, अंबानी को देख ले, क्या नॉर्मल पैंट और शर्ट में रहते हैं वो कभी उससे ज्यादा कहीं दिखे ही नहीं। हाँ, हालांकि ये बोल सकते हैं कि पैंट शर्ट बहुत महंगी होगी पर नॉर्मल कपड़ों में तो है ना। नीता अंबानी ने अपने मुंह पे इतनी ज्यादा सर्जरी करी है कि यंग हो गई उसको अपनी एज यंग हो गई वो। नहीं, उनका मोटो अलग है कि मेरे को ज्यादा जतना है, मेरे को ज्यादा दिनों तक जिंदा रहना है। वो अब मैंने चीज होंगी ना यार, अगर बिलियनियर ज्यादा जी पाएंगे और गरीब लोग जल्दी मरेंगे तो वही बहुत ही चेंज आ जाएगा। अभी ऐसा होता भी है। अभी कुछ मेडिसिन आई है, मेडिसिन का एक जो ये रहता है ना ट्रेनिंग वगैरह, वो आई है। मैंने देखा हाँ था हाँ, कि इसने भी किया था एक समझ गया बार मैं। ना। हाँ हाँ हाँ, एक होता है हार्मोन, हाँ, एक उसने भी अपने इस पे ग्रोथ किया हार्मोन था। करके है। कम से कम करोड़ों लगते हैं उसके लिए करने के। अबे तो मैं बता रहा हूँ ना, एक होता है ग्रोथ हार्मोन, होता है कि कुछ तो भी होता है वो है हम्म, ना, कुछ उसका पार्ट, उसका परसेंटेज अपने को अपने बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ता है। हम्म, उसका इफेक्ट ये होता है कि वो आपकी एजिंग कम कर देता है, आपको थोड़ा यंग दिखाता है।